नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। ढेर सारी खबरें हैं लेकर आए हैं आपके लिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मई सीरीज एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव, लगातार 5वें दिन गिरावट। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली, मेटल, आईटी, फार्मा शेयरों में दबाव। सेंसेक्स 617 और निफ्टी 216 अंक गिरकर बंद। चार जून के बाद मार्केट में होगा बुल रन। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। एस&पी के आउटलुक को देश, पीएम और लीडरशिप के लिए बताया बढ़िया। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन कन्याकुमारी में पीएम मोदी के ध्यान से विपक्ष परेशान। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की। ममता बोली, मोदी का ध्यान टेलीकास्ट हुआ तो करूंगी शिकायत। सालाना रिपोर्ट में आरबीआई ने पेश की वित्त वर्ष 2025 की अच्छी तस्वीर। कहा, देश की इकोनॉमी मजबूत, आगे महंगाई में रहेगी नरमी। आरबीआई की नेट इनकम में भी दिखा 141% का उछाल। तय समय से 2 दिन पहले केरल में झमाझम बारिश के साथ मानसून की दस्तक। 10 से 12 जून तक मुंबई तक पहुंचेगा मानसून। अब 1 घंटे में इंश्योरेंस कंपनियों से होगी कैशलेस क्लेम की मंजूरी। डिस्चार्ज होने के 3 घंटे के अंदर अंतिम अप्रूवल अनिवार्य। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने दिया निर्देश। और मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में होगी अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की शादी। निमंत्रण पत्र आया सामने। 12 जुलाई को बजेगी शहनाई। 3 दिन तक चलेगा समारोह। शुरुआत करेंगे एक राहत भरी खबर के साथ। मॉनसून ने केरल में दस्तक दे दी है। केरल में आज झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुमान से 2 दिन पहले ही मानसून केरल पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरल के लिए बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। उत्तर भारत को भी अब जल्द गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जग गई है। मुंबई और दिल्ली में कब आएगा मानसून, बता रहे हैं मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार, जिनसे बात की है हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। मॉनसून ने केरल में दस्तक दे दी है। बात करने के लिए हमारे साथ मौसम विभाग के साइंटिस्ट डॉक्टर नरेश कुमार है। सर, ऑनसेट हो गया है मानसून का, कह सकते हैं? जी। अगर आप देखेंगे, आप देखिए बड़ा सा क्लाउड पैच आपको दिख रहा है अरबियन सी में। और इसके साथ ही हमारी जितनी भी मानसून की कंडीशंस होती हैं, मेजरली क्या हो रहा है कि जहां वाइड स्प्रेड रेनफॉल हो रहा है, वाइड स्प्रेड मीन 75% से ज्यादा स्टेशंस कंटिन्यूस रेनफॉल दे रहे हैं। वेरी हैवी तक रेनफॉल हो रहा है। 12 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो रहा है। परसों भी 20 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हुआ। अभी 15 सेंटीमीटर तक रेनफॉल चल रहा है। और जो वेस्टर्ली की स्ट्रेंथ है वो भी स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होने के कारण हमने आज केरला में ऑनसेट किया है। इसके अलावा सिमल्टेनियसली अगर आप देखेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बड़ा क्लाउड पैच है। जो हवाएं हैं वो बे ऑफ बंगाल से जा रही हैं। जो कंडीशन होती है, अगर आपने मानसून का पैटर्न देखा हो, ऐसे विंड्स आती हैं घूम के, और वैसे ही विंड्स जा रही हैं। और जहां पे भी जो है असम, मेघालय में भी आज एक्सट्रीमली हैवी तक रेनफॉल एक्टिविटी हुई। सर, प्रोग्रेस कैसी रहेगी? मुंबई कब तक पहुंचता है? देखिए, अभी तो जहां मानसून आया है, बेसिकली इसका डेट जनरली 1 जून होता है, 2 दिन पहले है, जहां 5 जून होता है। तो स्लोली जो 5-10 जून तक हमने दिया। आने वाले 2-3 दिनों में जो कर्नाटका का हिस्सा, जिसका सब हिमालयन हिस्सा कुछ कवर करेगा। सर, उत्तर भारत में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। देखा हमने, तापमान कई जगह 50 डिग्री तक पहुंच गया। कब तक राहत मिलेगी? देखिए, उसका कल भी देखा थोड़ा रेनफॉल एक्टिविटी हुआ पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली। और कल से ही हवाओं का रुख चेंज हो गया। अब हवाएं आपकी अरबियन सी से जा रही हैं। पहले क्या था, वेस्टर्ली हवाएं थी, जो गर्म हवाएं थी, टेम्परेचर बढ़ रहे थे। अब क्या है कि हवाएं अरबियन सी से जा रही हैं। इसके साथ ही एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। आप देखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड पूरा क्लाउड से भरा हुआ है। इससे पहले दोनों जगह, सारी जगह पे हीट वेव भी आ रहा था। अब हमारा अनुमान है जहां भी हीट वेव खत्म हो जाएगा, और इसके साथ पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, राजस्थान, जहां भी हीट वेव का इंटेंसिटी कम हो जाएगा। तो केरल में पहुंच चुका है मानसून, लेकिन दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत अभी भी प्रचंड गर्मी की चपेट में है। इस साल गर्मी ने सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। कई जगहों पर तो पारा 50 डिग्री के पार है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में हीट वेव की चेतावनी भी दे रखी है। तो इधर केरल में बारिश हो रही है तो दिल्ली की तस्वीर थोड़ी परेशान करने वाली है। भयंकर गर्मी के बीच लोग पानी के लिए भी तरस रहे हैं। पानी का महज संकट सा दिख रहा है। लोग मटका तोड़कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पानी टैंकरों की भी किल्लत हो चली है। आज दिल्ली सरकार ने इस पर एक इमरजेंसी मीटिंग भी रखी है।
भीषण गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश में सरकार 24 घंटे बिजली देने का दावा कर रही है, लेकिन दावे के उलट जनता बिजली कटौती की मार झेल रही है। लोग सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी के गहराते बिजली संकट पर देखिए कमलेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लखनऊ के मंडी चौराहे की सड़क पर बत्ती गुल होने से भड़के लोगों की भीड़ बता रही है कि हालात कैसे हैं। गुस्साई भीड़ ने बिजली कार्यालय का घेराव किया और कार्यालय का एसी कनेक्शन काट दिया। ये नज़ारा केवल राजधानी लखनऊ का नहीं है। तपती गर्मी के बीच प्रदेश के कई इलाकों में, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती से लोग गुस्से में हैं। 8 घंटे बिजली दे रही, 12 घंटे 24 घंटे की आई बरती बिजली। हाँ, कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत गर्मी बेहिसाब है, दिक्कत बहुत है। पब्लिक के गुस्से भरे प्रदर्शनों के बावजूद प्रदेश सरकार दावे कर रही है कि पीक डिमांड में भी बिजली विभाग निर्बाध सप्लाई कर रहा है, पावर कट नहीं है और 24 घंटे बिजली मिल रही है। अभी वर्तमान में कोई लोड शेडिंग का हमारा शेड्यूल हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं। हम 24 घंटे बिजली देने का प्रयास कर रहे हैं। हम हमेशा से कहते रहे हैं कि मेरा व्यक्तिगत प्रयास ये रहेगा कि मैं रोस्टर की प्रथा में से उत्तर प्रदेश को निकालूं और उस दिशा में हम काफी हद तक आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान में हमारी सूचना है, हमारा निर्देश है कि 24 घंटे बिजली दी जाए। सरकार के दावों के विपरीत ग्राहक बड़े पैमाने पर ब्रेकडाउन की शिकायत कर रहे हैं। ये और हास्यास्पद है कि बिजली देने में कह रहे 24 घंटा दे रहे हैं, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है और सभी को एक बिजली आवश्यक सेवाओं का अंग जिम्मेदारी पूर्वक अपनी बातों पर अडिग रहना चाहिए और तर्क करना चाहिए और तकनीकी विभाग को तकनीकी आंकड़ों के आधार पर चलाना चाहिए। केवल बयानबाजी पर विभाग नहीं चल सकता। मॉनसून आने से पहले भीषण गर्मी लोगों के रोज नए इम्तिहान ले रही है। ऐसे में बिजली ना होना आग में घी का काम कर रहा है, लेकिन सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि बिजली कटौती हो भी रही है। कमलेश श्रीवास्तव, लखनऊ। चलिए अब बात कर लेते हैं बाजार की। आज भी बाजार में लगातार 5वें दिन मुनाफा वसूली रही। सेंसेक्स 617 अंक गिरकर 73,886 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 216 अंक गिरकर 22,489 पर। आज सबसे ज्यादा प्रेशर मेटल, आईटी, फार्मा शेयरों में रहा। वहीं निफ्टी बैंक इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुआ। आइए मार्केट का हाल समझते हैं अपने सहयोगी सुमित से। तो सुमित, आज किन शेयर्स और सेक्टर्स में थोड़ा एक्शन रहा? तो आज बैंक्स, हर तरफ बैंक्स ही बैंक्स का नाम है, तो निफ्टी के टॉप गेनर में भी आपको बैंक्स ही दिखाई पड़ेंगे। आईसीआईसीआई बैंक 1% ऊपर, एक्सिस 1% ऊपर, एसबीआई आधा % ऊपर, एचडीएफसी बैंक करीब करीब आधा % के आसपास की खरीदारी। बिकवाली दिया टाटा स्टील में नंबर्स के बाद प्रॉफिट टेकिंग। टेक महिंद्रा करीब 3.5% नीचे, टाइटन 3.5% नीचे और बजाज फिनसर्व 3% के आसपास की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। आरएचआई मैग्नेसिटा आज मिड कैप का सबसे बड़ा गेनर, केआरआर कंस्ट्रक्शन 8% ऊपर, त्रिवेणी टर्बाइन और नेटवर्क 18 दोनों में 5% का उछाल देखने को मिला। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में आरबी इंफ्रा ब्लॉक डील का इंपैक्ट, केफिन ब्लॉक डील का इंपैक्ट, हिंदुस्तान कॉपर 6% नीचे और नुवामा वेल्थ करीब करीब 5% बिकवाली यहां देखने को मिली। मेटल में दबाव था हिंदुस्तान जिंक में, हिंदुस्तान कॉपर में, टाटा स्टील में, एपीएल अपोलो में और साथ साथ आईटी में आज दबाव था मिड कैप आईटी में। तो परसिस्टेंट सिस्टम, टेक महिंद्रा, विप्रो, कोफोर्ज सबके अंदर ही करीब 3 से लेकर 4% तक की बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। इधर न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भरोसा जताया कि 4 जून को बीजेपी के लिए अच्छे नतीजे आएंगे। बीजेपी की जीत के बाद बाजार में बुल रन चलेगा। Probability of volatility is very high when there is no single majority government in place. Indian people have been in the last 2 elections giving that single majority for Prime Minister Modi, and as a result, a stable government has been in place, which gives predictable policies, predictable and consistent tax framework. All these matter to the stock markets. So if there is going to be, and there will be, that's my confidence, a good result coming for BJP on the 4th, it indicates stability, people standing by a good majority infused government, and that will mean good message for the stock market, and therefore it can really go up. It will be a solid bulls market then. आरबीआई ने सालाना रिपोर्ट में FY25 की एक अच्छी तस्वीर पेश की है। 2023-24 की सालाना रिपोर्ट में सेंट्रल बैंक ने कहा है कि देश की इकोनॉमी मजबूत है। साथ ही आरबीआई ने आगे महंगाई में नरमी की उम्मीद जताई है। रिपोर्ट की पूरी डिटेल्स के साथ हैं हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, क्या डिटेल्स हैं इस रिपोर्ट के, किस तरह की तस्वीर पेश कर रहा है आरबीआई?
बिल्कुल, देखिए आरबीआई ने जो एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का पिक्चर पेश किया है उसमें ये साफ तौर पे कहा है कि जो बैंक है, सरकारी बैंक हैं और जो प्राइवेट बैंक है और साथ ही साथ जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, उनके बैलेंस शीट काफी मजबूत हैं और ये इशारा कर रहे हैं कि देश जो इस वक्त देश की जो जीडीपी की रफ्तार है वो 7% की दर से आगे बढ़ रही है। अगर देखें तो 7.6% उनका एक्सपेक्टेशन है और पिछले 3 साल से लगातार 7% के हिसाब से जो ग्रोथ कर रही है उससे एक अच्छी इकोनॉमी की तस्वीर पेश की जा रही है। दूसरी बात करें अगर महंगाई को लेकर, तो महंगाई को लेकर अच्छी खबर यह है कि आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि महंगाई दर में नरमी दिख रही है। हालांकि सप्लाई साइड के इशू रहेंगे, लेकिन यह भी डिपेंड करता है मौसम और महंगाई, मौसम के ऊपर और साथ ही साथ सप्लाई साइड के ऊपर। तो जैसा कि मौसम के बारे में मालूम है, विभाग का जो प्रेडिक्शन था कि मानसून सामान्य से ज्यादा रहेगा, तो इस एंड पर भी एक प्रॉब्लम कम होती हुई दिख रही है। तो इन्फ्लेशन को लेकर भी अच्छी खबर है। और रही बात अपनी आरबीआई के अपने बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट आप खुद ही देख सकते हैं। जिस तरह से सरकार को उन्होंने 2.1 लाख करोड़ का डिविडेंड दिया, उससे अंदाजा लग ही सकता है कि उनका जो खुद का बैलेंस शीट है कितना जबरदस्त रहा है। 11.1% आरबीआई का टोटल बैलेंस शीट बढ़ गया है और वो बढ़कर करीब ये जो बढ़ा है वो बढ़कर 80 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। और जो आरबीआई की अपनी नेट इनकम है वो 17% बढ़ी है, बैलेंस शीट में 11% का ग्रोथ हुआ है। दूसरी तरफ अगर आरबीआई की कमाई की बात करें तो फॉरेन सिक्योरिटीज और फॉरेन एक्सचेंज से जबरदस्त कमाई की है आरबीआई ने और अपने खर्चों में भी करीब 56% की कटौती की है। तो कुल मिलाकर जो आरबीआई ने जो अपना एक्सरसाइज किया है, जो मेजर्स अपनाए हैं, उससे उनका बैलेंस शीट तो काफी मजबूत हुआ है, प्रॉफिट भी बढ़ी है। दूसरी तरफ जो इकोनॉमी को लेकर उन्होंने तस्वीर पेश की है, काफी अच्छी तस्वीर पेश की है और FY जो 25 है उसको लेकर इन्फ्लेशन, जीडीपी को लेकर अच्छी तस्वीर सामने दिख रही है। जी, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और अब बात करेंगे चुनावी महासंग्राम की। पंजाब के होशियारपुर में पीएम मोदी ने आखिरी चरण के लिए अपनी आखिरी रैली में विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर सेना के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे जितनी गाली देनी है दीजिए, लेकिन सेना का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान पीएम ने महिला सम्मान को लेकर भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। लेकिन इन्होंने सेना को भी राजनीति का हथियार बना दिया। इससे बड़ा पाप कोई नहीं कर सकता है। और मैं इंडिया अलायंस वालों को कह रहा हूं, मैं चुप बैठा हूं, इसका मतलब ये समझिए, गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तुम्हारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। आपको मोदी को जितनी गालियां दे दीजिए, लेकिन मेरे देश की सेना का अपमान ये मोदी नहीं सहन करेगा। ये कट्टर भ्रष्टाचारी, भयंकर झूठवादी तो नारी उत्पीड़न में भी नंबर 1 बनते जा रहे हैं। आज दिल्ली से लेकर पंजाब तक इनके कारनामे दुनिया देख रही है। इधर आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में होंगे, जहां वो स्वामी विवेकानंद को समर्पित रॉक मेमोरियल में ध्यान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 48 घंटे तक कन्याकुमारी में ही होंगे। पीएम मोदी की ध्यान साधना पर विपक्ष ने आपत्ति जताई है और चुनाव आयोग में इसकी शिकायत दर्ज करवा दी है। विपक्ष का कहना है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी साधना करना चाहते हैं तो आखिरी दौर के चुनाव की बात करें। विपक्षी दल पीएम मोदी के साधना वाले कार्यक्रम को ड्रामा बता रहे हैं। आप जानते हैं कि जो चुप्पी का समय है वो 30 तारीख की सुबह 7 बजे से लेकर 1 तारीख तक चलता है। ठीक उसके बीच में माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। ये वो तौर तरीके हैं जिनसे आप या तो कैंपेनिंग कर रहे हैं या अपने आप को प्रसारित कर रहे हैं सभी चैनल्स द्वारा, प्रिंट मीडिया द्वारा। मार्केटिंग करने जा रहे हैं, फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, शूटिंग करने जा रहे हैं। पिछले बार गुफा में बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे, इस बार कन्याकुमारी जा रहे हैं
तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि मीडिया और कैमरा पे प्रतिबंध लगाएं और जाइए, जो ध्यान करना कीजिए, ध्यान में बाधाओं को मत लाइए। बहुत अच्छी बात है, जा रहे हैं। मैं तो समझती हूँ कि जाने की क्या ज़रूरत है, घर पे भी बैठ के अगर मेडिटेशन अगर आप कर सकते हैं, कोई भी मेडिटेशन कहीं भी कर सकता है, लेकिन उसका इतना प्रचार नहीं होता है, मैं समझती हूँ। तो ये अच्छी बात है और जाएं जहाँ जाना चाहते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ओडिशा के बालेश्वर में बीजेपी और बीजेडी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी में एक तरह की पार्टनरशिप चलती है। यहां पैसे और प्राकृतिक संसाधन की कोई कमी नहीं है, लेकिन ओडिशा का विकास किसी का लक्ष्य नहीं है। बीजेडी के नवीन पटनायक जी बीजेपी के लिए यहां काम करते हैं, ये दोनों एक हैं, इनकी पार्टनरशिप चल रही है और बात साफ है, पार्टनरशिप का लक्ष्य उड़ीसा के लोगों का जो धन है, आपकी जो माइंस हैं, आपकी जो संपत्ति है, उसको चोरी करने का है। उड़ीसा में धन की कोई कमी नहीं है। आप देखिए, तेलंगाना में पहले पार्टनरशिप थी बीआरएस की और बीजेपी की, वहां के चीफ मिनिस्टर बीजेपी का काम करते थे, दबाव था, डर था और पूरा का पूरा काम वहां के चीफ मिनिस्टर ने बीजेपी के लिए किया। इंश्योरेंस कराने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। अब इंश्योरेंस के साथ में आपको इस बात की चिंता नहीं करनी होगी कि आपका अप्रूवल कब आएगा। क्लेम की मंजूरी अब 1 घंटे के अंदर देनी ज़रूरी होगी और साथ में फाइनल अप्रूवल के लिए भी एक डेडलाइन तय कर दी गई है। हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ है। आलोक, ये बड़ी राहत की खबर है, थोड़ा डिटेल में बताइए क्या कहा है IRDAI ने। बिल्कुल, देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि मेडिक्लेम पॉलिसी लेने वाले ग्राहकों के हक में IRDAI जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है उसने बहुत बड़ी रिलीफ दी है। IRDAI ने निर्देश जारी किया है सभी इंश्योरेंस कंपनियों की कि वो मेडिक्लेम पॉलिसी क्लेम करते वक्त 1 घंटे के अंदर अप्रूवल यानी कि ऑथराइजेशन दे देना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा है कि हॉस्पिटल से अगर मरीज डिस्चार्ज हो जाता है तो ऐसी सूरत में 3 घंटे के अंदर तमाम कागजी कार्रवाई पूरी करके उसको फाइनल अप्रूवल यानी फाइनल ऑथराइजेशन मिल जाना चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा है कि जिस तरह से मोटर इंश्योरेंस में नो क्लेम बोनस की फैसिलिटी होती है, उसी तरह से ये फैसिलिटी हेल्थ इंश्योरेंस में मिलना चाहिए। अगर किसी ने पिछले साल कोई भी क्लेम नहीं लिया है तो उसके एवज में कंपनियों को या तो डिस्काउंट देना चाहिए या फिर नो क्लेम बोनस देना चाहिए, और ये या तो प्रीमियम में इसमें कमी की जाए या फिर जो सम इंश्योर्ड है उसको बढ़ाया जाए। तो इस तरह का फायदा ग्राहकों को मिलना चाहिए। इसके अलावा हॉस्पिटल में अगर किसी मरीज की इलाज कराते वक्त मौत भी हो जाती है तो ऐसी सूरत में पॉलिसी की वजह से उसको रोका नहीं जाना चाहिए, तुरंत डेड बॉडी को परिजनों को सौंपना होगा। और इंश्योरेंस कंपनियों को ये तमाम जो नियम है इसे इसी साल 31 जुलाई से लागू करने होंगे। इसके लिए जो तमाम चेंजेस हैं उसको लागू करने के लिए ये समय दिया है, मोहलत दिया है इंश्योरेंस रेगुलेटर ने। और इंश्योरेंस रेगुलेटर का कहना है कि देश में जो हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें रिफॉर्म लाने के लिए तमाम नियम कानून नए लाए जा रहे हैं और साथ ही साथ कोशिश यही की जा रही है कि जो कैशलेस क्लेम है उसको किस तरह से 100% उसका क्लेम मिले, इसकी दिशा में ये एक बड़ा कदम है। जी, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आलोक। और आज कंज्यूमर अड्डा में भी हम यही बातचीत करेंगे। IRDAI के नए नियमों से हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस कितनी बेहतर हो पाएगी, इसमें उपभोक्ता के लिए क्या बातें हैं, जानने के लिए ज़रूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम फटाफट। एक और खबर जो आपके काम की है, मैच्योरिटी से पहले लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी अगर आप सरेंडर करते हैं तो आपको पहले के मुकाबले ज्यादा रकम वापस मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक सरेंडर वैल्यू पर IRDAI नया प्रस्ताव लेकर आया है। इसमें सरेंडर वैल्यू को बढ़ाकर 82% करने का प्रस्ताव है। मौजूदा सरेंडर वैल्यू करीब 30% बनती है। वैसे पिछले साल भी IRDAI सरेंडर वैल्यू को बढ़ाने का एक प्रस्ताव लेकर आया था, लेकिन इंडस्ट्री के विरोध के बाद उसे लागू नहीं किया गया था। नए प्रस्ताव पर लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को कल तक अपनी राय देनी है। नए प्रपोजल से कंज्यूमर को कैसे फायदा होगा, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी यश जैन। पहला पॉइंट IRDAI ने ये कहा है कि इंश्योरर्स विल हैव टू एंश्योर दैट स्पेशल सरेंडर वैल्यू इज एटलीस्ट इक्वल टू expected present value of paid up sum assured and
पेड अप फ्यूचर बेनिफिट्स। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो स्पेशल सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट रेट देखा जाएगा वो आपका 10 ईयर जीसेक यील्ड के बेसिस पे वो कैलकुलेट की जाएगी। अब मैं आपको इसका कैलकुलेशन बताता हूँ और एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू मैं ये आपको बताता हूँ। समझिए एक पॉलिसी है जिसका सम अश्योर्ड है 1 लाख रुपया, पॉलिसी टर्म है 10 साल, पॉलिसी का बोनस है 50,000, यानी कि मेच्योरिटी पे पॉलिसी होल्डर को 1.5 लाख रुपया मिलेगा। पॉलिसी के हिसाब से जीसेक की वैल्यू जो देखी जाए वो 7% के हिसाब से लेते हैं और समझिए फॉर अजम्पशन पॉलिसी पहला प्रीमियम एनुअल प्रीमियम भरने के बाद सरेंडर की जाती है। उस केस में सबसे पहले ये देखा जाएगा कि पेड अप सम अश्योर्ड क्या होगा। IRDAI ने जो अपना फॉर्मूला सजेस्ट किया है उसके हिसाब से पेड अप सम अश्योर्ड निकलता है 15,000 रुपये। उसके बाद में जो अगली चीज़ देखी जाएगी ये पेड अप सम अश्योर्ड के थ्रू वो देखी जाएगी कि फ्यूचर बेनिफिट, पेड अप फ्यूचर बेनिफिट क्या निकलेगा। उसके लिए भी IRDAI ने एक फॉर्मूला सजेस्ट किया है। उसके हिसाब से पेड अप सम अश्योर्ड फ्यूचर बेनिफिट वैल्यू यानी कि स्पेशल सरेंडर वैल्यू जो निकल के आती है वो होगी 8,160 रुपये तकरीबन। जिस पॉलिसी होल्डर ने 10,000 रुपये प्रीमियम भरा है 1 साल का, उसे अगर वो सरेंडर करता है पॉलिसी 1 साल के बाद तो उसे 8,160 रुपये एज सरेंडर वैल्यू दिए जाएंगे। अभी इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रपोजल पे। सबसे पहला प्रपोजल आया था दिसंबर 2023 में, जहां पे IRDAI ने कहा था कि सरेंडर वैल्यू बढ़ाकर 82% ऑफ द प्रीमियम पेड कर दी जाएगी। काफी चिंता का विषय था सब लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, काफी बिकवाली तब भी आई थी और काफी रेजिस्टेंस भी आया था उनके थ्रू। उसके बाद मार्च 2024 में IRDAI ने फाइनल रेगुलेशंस निकाले थे जिसके अंतर्गत उन्होंने वो 82% को कम करके 30% रख लिया था। वो काफ़ी रिलीफ थी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। पर अब फिर से एक बार एक प्रपोजल आया है रेगुलेटर के थ्रू जहां पे वो फिर बात कर रहा है इस फॉर्मूला के बेसिस पे कि वो सरेंडर वैल्यू 82% तक ले जा सकते हैं। अब लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का काफ़ी रेजिस्टेंस है इस पे। अब हमें देखना होगा कि फाइनल रेगुलेशंस के थ्रू IRDAI के प्रपोजल पे क्या आता है इन टर्म्स ऑफ सरेंडर वैल्यू। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे आनंद अंबानी की शादी जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में होगी। आज इस विवाह के कार्ड में प्रोग्राम की डिटेल आई है। कार्ड के मुताबिक 12 जुलाई को विवाह होगा, 13 जुलाई को पूजा पाठ से संबंधित शुभ आशीर्वाद कार्यक्रम होंगे और 14 जुलाई को रिसेप्शन होगा जिसका नाम मंगल उत्सव रखा गया है। आपको बता दें कि मार्च में आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट एक हाई प्रोफाइल प्री वेडिंग इवेंट उनके लिए गुजरात में जामनगर में रखा गया था जिसमें कला, व्यवसाय और राजनीतिक जगत की दुनिया भर की हस्तियां जामनगर पहुंची थी। इसी तरह का एक दूसरा प्री वेडिंग इवेंट इस वक्त इटली और फ्रांस के बीच एक क्रूज पर भी चल रहा है। जुलाई में ऐसे ही शानदार इवेंट का गवाह बनेगा मुंबई में BKC का जियो वर्ल्ड सेंटर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल हेल्थ सेक्टर में बढ़ रहा है। इसके लिए अब BTech और MTech की पढ़ाई यूनिवर्सिटी में भी हो रही है। अमृता विश्वविद्यापीठम ने अपने फरीदाबाद कैंपस में भी ये कोर्स लॉन्च किया है। अभी ये जो मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं इन्हीं का ज्ञान बच्चों को सिखाया जाएगा। तो शुरू से फर्स्ट सेमेस्टर से जब बच्चा आता है एएन मेडिसिन सीखने के लिए तो वो हॉस्पिटल के राउंड में जाएगा, देखेगा क्या हो रहा है, AI प्रोफेसर से मिलेगा, डॉक्टर से भी मिलेगा, सब कुछ देखेगा। तो इस सब करने से, देखने से हमें लगता है कि बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा मिलेगा। चलिए तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर खबरें लगातार जारी है और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर विजिट करें। एक क्लिक पर आपको मिलेगी ढेर सारी ताजा और नई खबरें। नमस्कार।